मैं इस तरह दौड़कर आया था कि मेरे कदमों की आवाज़ वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। एक लम्हे के लिए जैसे बैठा वैसे ही बैठा रहा। मेरे कान फ़ज़ा पर छाई हुई खामोशी पर लगे थे। मेरे दौड़ने की आवाज़ पर वहाँ जब कोई ना आया तो मैं खिसक कर आगे हो गया। मैंने सर निकाल कर चबूतरे की दूसरी जानिब देखा। मैंने उस फौजी को पहचान लिया। ये वही फौजी था जो एक दिन पहले मेरे और कैप्टन सान्याल के साथ तहखाने के दरवाजे तक आया था और उसने तहखाने का आहनी दरवाज़ा खोला था। वो उस जगह दीवार के पास किसी जगह पर बैठा था जहाँ से तहखाने की सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। उसके सर के ऊपर दीवार से निकली हुई सलाख पर बिजली का बल्ब रोशन था। वहाँ बड़ी रोशनी थी और मुझे उस भारतीय फौजी की टोपी पर लगा हुआ पर भी नजर आ रहा था। मुझे इस सिपाही को ख़त्म करके नीचे जाना था। अचानक मुझे ख्याल आया कि इस सिपाही ने मुझे कैप्टन सान्याल के साथ वहाँ आते हुए देखा है। वो मेरी शक्ल पहचानता है। अगरचे इसमें खतरा भी था, लेकिन ऐसा खतरा नहीं था कि वो मुझे सामने देखते ही गोली चला दे या मदद के लिए शोर मचा दे। इस ख्याल के साथ ही मैंने चबूतरे के पीछे बैठे बैठे हाथ फेर कर अपने बाल दुरुस्त किए, तमीज़ का कॉलर सही किया और उठकर बड़े इत्मीनान से फौजी की तरफ चला गया। उसने एक आदमी को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और राइफल की नाली मेरी तरफ करते हुए कहा, हॉल्ट, रुक जाओ नहीं तो हम फायर कर देगा। इतनी देर में मैं उसके करीब आ चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ बांध कर हिंदुओं की तरह नमस्कार किया और कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं कैप्टन सान्याल के साथ यहाँ आया था। मैं कैप्टन साहब का दोस्त हूँ। याद नहीं, वो मुझे साथ लेकर नीचे पाकिस्तानी कैदी के पास ले गए थे और मैंने तुमसे पानी का गिलास मंगवाया था। उसने मुझे पहचान लिया था, मगर फौजी आखिर फौजी होता है, वो इतनी जल्दी हथियार नहीं पहनता। बंदूक की नाली का रुख उसने मेरी तरफ ही किए रखा और बोला, ठीक है सर, हम तुमको पहचान गया है, पर तुम रात को इधर क्या कर रहा है? मैंने कहा, यार मैं अकेला नहीं आया, कैप्टन साहब भी मेरे साथ ही आए हैं, वो बस आते ही होंगे। भगवान के लिए ये बंदूक तो नीचे कर लो। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसकी राइफल की नाली को नीचे कर दिया। उसके साथ ही मैंने इतनी जोर से उसकी टांगों के दरमियान अपने बूट का ठुड्डा मारा कि राइफल उसके हाथ से छूट गई और वो तोहरा हो गया। और उसने हल्क से आवाज़ निकाली ही थी कि मेरे सीधे बाजू का शिकंजा उसकी गर्दन के गिर्द फौलाद की तरह जकड़ा हुआ था। और फिर सिर्फ एक झटके की ही देर थी। असल में ये दोनों हरकतें एक साथ होती थीं। दुश्मन को जब मुझे हलाक करना होता था तो मैं उसकी गर्दन अपने फौलादी बाजू के शिकंजे में लेते ही झटके से तोड़ दिया करता था। मुझे खुद पता नहीं चलता था कि मैंने दुश्मन की गर्दन में शिकंजा पहले डाला था या झटके से उसकी गर्दन पहले तोड़ी थी। मेरा काम सिर्फ इतना था और यही मेरा कमाल फन था कि दुश्मन को इतनी मोहलत ना मिले कि वो अपने बाजू ऊपर उठा सके और जवाबी हमला कर सके। इस दाव को मैं बड़ी महारत से इस्तेमाल करता था और मेरे इस दाव से दुश्मन का बचना तकरीबन नामुमकिन था। जब भारतीय फौजी ने अपने जिस्म का सारा बोझ मेरे बाजू पर डाल दिया और उसके दोनों बाजू नीचे लटक गए तो मैं समझ गया कि उसका काम तमाम हो गया है। मैं उसे उसी तरह गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लिए घसीट कर दीवार के पीछे अंधेरे में ले गया। वहां उसे जमीन पर डालकर उसकी बेल्ट से लगा हुआ चाबियों का छल्ला निकाल लिया। उसमें 3-4 ही चाबियां थी। उसकी राइफल मैंने दूर फेंकने की बजाय अपने कांधे पर डाल ली थी। मैं दौड़कर सीढ़ियों में आया और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। ऊपर जो बल्ब लगा था उसकी रोशनी नीचे आ रही थी। मैं छल्ले में से एक एक करके चाबी आहनी दरवाजे के ताले को लगाने लगा। चाबी लग गई, ताला खुल गया। मैंने दरवाजे के एक पट को अलग किया और अंदर घुस गया। अंदर वही कमजोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। टाट पर हमारा गाजी जवान दीवार की तरफ कसम पुरसी के आलम में पड़ा शायद सो रहा था। मैंने जाते ही उसका कंधा हिलाया तो वो उठ पड़ा। वो एक ऐसे शेर की तरह लग रहा था जिसे पिंजरे में बंद करके भूखा प्यासा रखा गया हो। मैंने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा, जल्दी से मेरे साथ निकल चलो। वो अपने उसी अखरे हुए लहजे में बोला, आखिर तुम हो कौन? उसने मुझे पहचान लिया था कि मैं वही हूँ जो एक दिन पहले कैप्टन सान्याल के साथ उसके पास आया था और उसे कोई दवाई पीने के लिए कहा था। मैंने भी खालिस फौजी अंदाज में जवाब दिया, बको मत जांगली, उठो मेरे साथ भाग चलो। मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाने आया हूँ, उठो डबल से चलो। मैंने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। अब मामला कुछ कुछ उसकी समझ में आ गया था। सीढ़ियों की तरफ भागा, वो भी मेरे पीछे भागा। मैंने उसे सीढ़ियों पर इशारे से रोक दिया, खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और गर्दन उठाकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। एक जानिब दीवार के पास भारतीय फौजी की लाश पड़ी थी। उसकी राइफल मेरे कांधे से लटकी हुई थी। मैंने अपने फौजी को इशारा किया और मैं बाहर निकल आया। अपना फौजी जवान भी बाहर आ गया। वो मेरे पीछे पीछे था। उसकी वर्दी चीथरों की तरह लग रही थी। मैं घाटी वाली दीवार की तरफ भागा, वो भी मेरे पीछे दौड़ा। मैंने महसूस किया कि दौड़ते वक्त वो कमजोरी महसूस कर रहा है। ये मुसलसल फाकों और वहशियाना अजियत की वजह से था। जहां पुरानी इमारत की दीवार के पास घाटी की ढलान नीचे जाती थी, मैं वहां बैठ गया और अपने फौजी जवान को भी बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मैंने नीचे इशारा करते हुए कहा, हमें नीचे उतरना है। ढलान ज्यादा नहीं है, मगर संभल कर उतरना होगा और मुंह घाटी की तरफ करके उतरना होगा। जल्दी करो, गो। मैंने गो कहा तो अंधेरे में उसकी आंखें मुझे अपनी तरफ देखती हुई नजर आईं। वो घाटी की दीवार पर हाथ जमाते हुए पांव नीचे करके उतरते हुए बोला, क्या तुम फौजी हो? मैंने कहा, चुप रहो जवान, बोलोगे तो हम दोनों रगड़े जाएंगे।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम घाटी की ढलान पर औंधे पड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। सीधे होकर घाटी उतरने में मुंह के बल गिरने और नीचे तक लुढ़कने का डर था। सीधी उतराई नीचे कोई 50-60 फुट तक थी। उसके बाद हमने अपने जिस्म सीधे कर लिए और घास को और झाड़ियों को पकड़कर बैठकर उतरते चले गए। हम जितनी जल्दी उतर सकते थे उतर रहे थे। मैंने अंधेरे में पाक फौज के जवान को देखा कि उसमें जैसे एक नई ताकत आ गई थी। नीचे आते ही मैंने उससे कहा, सामने दरिया है, हमें दरिया पर तैर कर दूसरे किनारे पर जाना है। तुम्हें तैरना आता है? वो बोला, आता है। तुम आगे चलो। मैं उसे साथ लिए दरिया की तरफ चला। हम तेज तेज चल रहे थे। जहाँ दरख्त भी थे और ऊंची ऊंची झाड़ियां और सरकंडों के झुंड भी। अंधेरा होने की वजह से मैं थोड़ी दूर चलकर पीछे देख लेता। पाक फौज का जवान बराबर चला रहा था। मेरे पास आकर उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, रुको मत, चलते जाओ। हम दरिया पर पहुंच गए। आसमान पर कोई सितारा नहीं था। तमाम सितारे बादलों में छुप चुके थे। बारिश भी रुकी हुई थी। दरिया का पाट अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हवा भी नहीं चल रही थी। फजा हब्स आलूद थी। फौजी जवान मेरे करीब झुककर दरिया को देखने लगा। मैंने उसे दरिया में अपने पीछे कूदने का इशारा किया और दरिया में छलांग लगा दी। मुझे अपने पीछे उसकी छलांग लगाने की आवाज आई। पानी ठंडा था। उसका बहाव ज्यादा तेज नहीं था। उसने सामने वाले किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर पीछे गर्दन घुमाकर देखा। अपना फौजी जवान भी मुझे अंधेरे के धुंधलके में तैरता नजर आया। वो मुझसे कुछ फासले पर था और बड़ी महारत से तैर रहा था। दरिया के वस्त में पानी का बहाव तेज था, मगर हम उसको पार कर गए और दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दरिया से निकलते ही मैंने और फौजी जवान ने अपनी कमीजें उतार कर निचोड़ी और वहीं बैठकर सांस दुरुस्त करने लगे। दरिया का पाट अगरचे ज्यादा चौड़ा नहीं था, मगर वस्त में आकर हमें दरिया की लहरों से निकलने के लिए काफी जिद्दोजहद करना पड़ी। दरिया आखिर दरिया होता है। नहर खा चौड़ी ही क्यों न हो, दरिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमने फौरी गीली कमीजें दोबारा पहन ली। फौजी जवान ने कहा, हमें अब किस तरफ जाना होगा? मैंने कहा, यहाँ से हम दरिया के साथ साथ ऊपर की जानिब जाएंगे, लेकिन दरिया से हटकर। यहाँ से कोई 40 मील के फासले पर एक खुफिया जगह है, वहां तुम्हें पहुंचाना है। फौजी जवान बोला, इतनी दूर तक पैदल चलने से हमें सुबह हो जाएगी। मैं अपनी फौजी वर्दी से पहचान लिया जाऊंगा। इतनी देर में मेरे फरार का भी पता चल चुका होगा। फौजी सारे इलाके को घेरे में ले लेंगे। किसी और तरफ निकल चलते हैं। मैंने कहा, हम जिस तरफ भी गए, जब सुबह होगी तो हम यहाँ से 20-22 मील आगे नहीं होंगे। बेहतर यह है कि जिस तरफ मैं कहता हूँ उसी तरफ चलो। जहाँ से निकलो, सुबह होने वाली होगी तो छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर लेंगे। वो कहने लगा, फिक्र नहीं, चलो। और हम दरिया से हटकर दरख्तों में चलने लगे। मैंने उसका नाम और ओहदा पूछा। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना सिर्फ नाम और ओहदा ही बताऊंगा, अपनी रेजिमेंट का नाम नहीं बताऊंगा। अभी तक पूरा यकीन नहीं कि तुम पाकिस्तानी हो। हम अंधेरे में जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाम और रैंक बता दो, मुझे कुछ और मालूम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम और ओहदा भी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बुलाने में मुझे आसानी हो। उसने अपना नाम मोहम्मद शरीफ और ओहदा नाइक बताया। मैंने उसके बाद उससे कोई सवाल न किया। मेरी सारी तवज्जो उस इलाके पर मरकूज थी जिसमें से हम गुजर रहे थे। शाहदीन ने कहा था कि चंद्रनगर से दरिया पार करोगे तो नारियल के दरख्तों का जखीरा शुरू हो जाएगा। उसके आगे खेत और मैदान आएंगे। हम उस वक्त नारियल के दरख्तों के जखीरे में से गुजर रहे थे। ये सिलसिला खत्म हुआ तो सामने खेतों और कहीं कहीं दरख्तों के स्याह झुंडों का सिलसिला दिखाई दिया। उनके पीछे दूर आबादी की रोशनी नजर आ रही थी। नाइक शरीफ ने पूछा, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, फिक्र न करो, आ जाओ। इस तरह हमने बाकी रात चलते चलते गुजार दी। मैं दरिया के साथ साथ अगरचे उससे कुछ फासले पर चल रहा था, क्योंकि उसी दरिया ने हमें शाहदीन की कमीनगाह तक पहुंचाना था। अब वो जगह आ गई थी जिसके बारे में शाहदीन ने कहा था कि वहां तुम्हें रास्ता तलाश करके आगे चलना होगा। रास्ते में सुबह हो जाएगी तो कोई मुनासिब जगह देखकर छुप जाना, और जब तक दोबारा रात का अंधेरा न फैल जाए उसी जगह छुपे रहना। चुनाचे मैं अपनी अकल से काम लेकर चल रहा था और रास्ता देखता जा रहा था। आसमान पर छाए हुए बादलों में से सुबह का नूर झलकने लगा तो मैंने नाइक शरीफ से कहा, जवान, अब हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां हम छुप कर दिन गुजारें। उस वक्त हम दरिया से काफी हटकर एक जगह खेतों के पास बैठे थे। नाइक शरीफ बोला, तुम लगता है इस इलाके से वाकिफ हो। मैं तो पहली बार आया हूँ। तुम भी कोई जगह तलाश कर लो। मेरा ख्याल है कि अब तक मेरे फरार का इल्म हो चुका होगा और इंडियन फौजियों की लाशें भी उन लोगों ने देखी होंगी। मैंने कहा, तुम पीछे की बात न करो, यहाँ बैठे रहो, मैं कोई जगह देख कर आता हूँ। मैंने पाक फौज के जवान नाइक शरीफ को वहीं बिठाया और खुद खेतों में से होकर आगे निकल गया। दिन का उजाला फैल रहा था। खेतों में बने हुए मचान, दरख्त और दरिया के साथ उगे हुए दरख्तों का सिलसिला साफ दिखाई देने लगा था। बंगाल और जनूबी हिंदुस्तान में नारियल के दरख्त बहुत ज्यादा होते हैं। इन इलाकों में नारियल की छाल से बनी हुई मसनूआत को बड़ी अहमियत हासिल है। नारियल की छाल को बटकर उनकी चटाइयाँ, दरियाँ और रस्से बनाए जाते हैं।
नारियल के जखीरों में अक्सर जगहों पर लोहे के बड़े बड़े चरखे लगे होते हैं, जहां मजदूर औरतें और मर्द दिन भर नारियल के रेशों को बटकर उनकी छोटी छोटी रस्सियां और बारीक धागे बनाते हैं। इन जगहों पर उन्होंने अपने लिए एक झोंपड़ियां डाली हुई थीं, जहां वो अपनी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें भी रखते थे और बाज मजदूर रात को इन झोंपड़ों में सो जाया करते थे। जब रस्सियां बटने का काम कुछ दिनों के लिए खत्म हो जाता तो ये झोंपड़ियां खाली पड़ी रहती थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ऐसी ही एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। वहां नारियल के काफी दरख्त थे और दरिया की जानिब ऊंचे सरकंडों ने एक दीवार बना रखी थी। दिन को छुपने के लिए ये जगह बड़ी मुनासिब थी। आसपास कोई जीरू दिखाई नहीं देती थी। मैं नायक शरीफ को झोंपड़ी में ले आया। हमने झोंपड़ी के दरवाजे के आगे झाड़ियों की शाखें काटकर इस तरह लगा दी कि आड़ बन गई और बाहर से हम दिखाई नहीं देते थे। दिन काफी निकल आया था। मैंने नायक शरीफ से कहा, तुम जहाँ बैठो जवान, मैं कहीं से कुछ खाने पीने को लाता हूँ। खबरदार झोंपड़ी से बाहर मत निकलना। मैं दरिया की तरफ जाने की बजाय उसके सामने की जानिब, जहाँ धान के हरे भरे खेत अबर आलूद सुबह की ठंडी हवा में लहरा रहे थे, निकल गया। मुझे यकीन था कि जहाँ कोई न कोई गाँव जरूर होगा। एक जगह खेतों में ऊंची मचान के करीब झोंपड़ी के बाहर मुझे धुआं उठता नजर आया। मैं करीब चला गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत चूल्हे में आग जलाए उस पर सिल्वर की काली देगची रखे चूल्हे में सूखी शाखें डाल रही थी। मैंने पास जाकर उसे नमस्कार किया और वहाँ की आम बोलचाल वाले हिंदुस्तानी में कहा, मेरी बीवी बीमार है, हम दरिया पार जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे हैं, क्या हमें कुछ खाने को मिल जाएगा? बूढ़ी बंगाली औरत पर मेरी फर्जी बीवी की बीमारी का सुनकर बड़ा असर पड़ा। जल्दी से झोंपड़ी में गई, अंदर से केले का बड़ा सा पत्ता लेकर आई। फिर देगची में जो कुछ गर्म कर रही थी वो निकाल कर पत्ते पर डाला और मुझे देकर बोली, ये लो बेटा, मेरे पास यही कुछ है। मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल लिया और उसे दिया। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, मगर मैंने जबरदस्ती नोट उसके पांव के पास रख दिया और खिचड़ी केले के पत्ते पर लपेटकर दूसरी तरफ खेतों से होता हुआ नायक शरीफ के पास आ गया। हमने मिलकर खिचड़ी खाई और खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने नायक शरीफ से कहा कि वो अगर जख्मी हो गया तो दुश्मन के हाथ कैसे लग गया। उसे चाहिए था कि वो अपनी पोजीशन में चला जाता, या वहीं जमीन पर पड़ा रहता तो अपनी मेडिकल कोर के आदमी उसे उठाकर वापस ले जाते। नायक बोला कि चौंडा के महाज पर भारत ने बहुत बड़ी ताकत से हमला किया था, लेकिन हमारे जवानों ने उसके हर हमले को नाकाम बनाया। अपने तोपखाने ने भी बड़ी आगे जाकर गोलाबारी की। मेरा ताल्लुक इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। दुश्मन की तोपें और टैंक और मार्टर गने अंधाधुंध गोलाबारी कर रही थीं, मगर हम अपनी पोजीशनों पर डटे रहे। जब गोलाबारी रुकी तो मैंने एडवांस किया। दुश्मन ने गोलाबारी शुरू कर दी। तीन तरफ से उसके टैंक हमारी तरफ बढ़े। वहां गर्द गुबार और बारूद का धुआं इस कदर ज्यादा था कि कुछ नहीं दिख रहा था। मैं अपनी कंपनी से बिछड़ गया था और मुझे इल्म नहीं था। रॉकेट लॉन्चर मेरे पास था। मैंने दुश्मन के एक टैंक को देखा तो रॉकेट फायर कर दिया। टैंक को आग लग गई और धमाके से फट गया, लेकिन किसी तरफ से मशीन गन का ब्रस्ट आया और उसकी एक गोली मेरी टांग के पट्टे को चीरती हुई निकल गई। ये कोई ऐसा जख्म नहीं था। मैं अपने मोर्चों की तरफ हटने लगा, लेकिन मैं दुश्मन के मोर्चे के पास जा निकला। ऐसी सूरत बन गई कि मेरी टांग ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैं वही बैठकर जमीन पर फील्ड पट्टी बांध रहा था कि दुश्मन के 3 सिपाही स्ट्रेन गन में तान कर मेरे सर पर आन खड़े हुए। यूं मैं दुश्मन की कैद में आ गया। उन लोगों ने कई रोज तक मुझे अमृतसर के जेल में रखा और मुझ पर वहशियाना तशद्दुद किया। दुश्मन ये समझ रहा था कि मैं रानी तोप का तोपची हूँ। वो मुझसे रानी तोप के बारे में और उनकी पोजीशनों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। मुझे मालूम था कि अपनी रानी तोपें कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय हैं, लेकिन दुश्मन को इस बारे में एक लफ्ज भी बताने का सवाल पैदा नहीं होता था। अमृतसर से मुझे दिल्ली लाया गया। वहां भी मुझे टॉर्चर किया गया। मैंने अपनी जबान बंद रखी। दुश्मन को सिवाय अपने नाम और नंबर के कुछ न बताया। जब दुश्मन मायूस हो गया तो वो मुझे कलकत्ते के उस टॉर्चर सेल में ले आए जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। मैं बड़े गौर से नायक शरीफ की बातें सुन रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा ताल्लुक कमांडो फोर्स से है या मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। वो बोला, मगर तुम पंजाबी जिस तरह बोलते हो बिल्कुल पंजाबी लगते हो। मैंने कहा, मैं पंजाबी ही हूँ, लेकिन कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मुझे बाहर झाड़ियों में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई गुजर रहा है। मैंने झोंपड़ी की अकबी दीवार के सुराख में देखा एक बंगाली देहाती सर पर सूखी शाखों का गट्ठा रखे झाड़ियों में से दरिया की तरफ जा रहा था। वो झोंपड़ी के करीब से गुजरा तो मैंने होंठों पर उंगली रखकर नायक शरीफ को खामोश रहने का इशारा किया। जब देहाती काफी आगे निकल गया तो हमने फिर से बातें शुरू कर दी। मुझे अंदर से एक धड़का जरूर लगा हुआ था कि आर्मी की कैद से किसी पाकिस्तानी फौजी का फरार होना कोई मामूली बात नहीं थी, और फरार होते वक्त हम 3 भारतीय फौजियों को हालात भी कराए थे। यकीनी बात थी कि दरिया पार करने
करके सारे इलाके का आर्मी की इंटेलिजेंस ने मुहासरा कर लिया होगा। दिन की रोशनी में हम सफर करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे। किसी भी जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस या फौजियों से आमना सामना हो सकता था। नायक शरीफ की वर्दी का रंग पाकिस्तानी था, अगरचे वो काफी फट चुकी थी, लेकिन खाकी कमीज, पतलून और बूटों से वो साफ पहचाना जाता था कि ये पाकिस्तानी फौज का जवान है। इस दौरान इंटेलिजेंस वालों को मौका मिल रहा था कि वो इलाके में चारों तरफ फैलकर पूरे प्लान के मुताबिक हमारी तलाश जारी रख सकें। वो इस झोंपड़ी में भी आ सकते थे जहां हम छुप कर बैठे हुए थे। हम जो भारतीय फौजी की राइफल अपने साथ लेकर फरार हुए थे, मैंने सुबह होते ही वो राइफल भी झाड़ियों में एक जगह फेंक दी। ये राइफल अब हमें गिरफ्तार करवा सकती थी।